हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग QTPG पॉलिटिकल साइंस का डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस को एक अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हाँ, सिलेबस को कवर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसमें टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और सारे ही क्वेश्चन मैंडेटरी होते हैं। एंड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं। तो अगर हम देखें जो हमारा सिलेबस है वो कई सारी यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो जो पहली यूनिट है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। इसको हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जितने भी थिंकर्स हैं वो वेस्ट के हैं। उसी तरह से जो दूसरी यूनिट है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें जितने भी थिंकर्स हैं वो सभी इंडियंस हैं। तो इन दोनों यूनिट्स को कंप्लीट करने की हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, थ्योरी को कंप्लीट करना, जैसे थ्योरी जो कंसेप्ट होते हैं उसको, और थॉट को कंप्लीट करने की अलग अलग स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको किसी भी थिंकर को कवर करना है, थिंकर को कंप्लीट करना है, तो आप कैसे करोगे एग्जाम के लिए। देखिए, अगर आप देखोगे जो हमारे सिलेबस में है वो है प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल एंड कार्ल मार्क्स। अगर आप यूजीसी नेट के सिलेबस को भी देखोगे तो वहां पे भी आपको यही थिंकर्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो कवरेज है, जो डेप्थनेस है, उसमें डिफरेंस होगा। प्लेटो आपको यूजीसी नेट के लिए भी पढ़ना है, एरिस्टोटल भी पढ़ना है, मैकियावेली भी पढ़ना है, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो, जितना आपको यूजीसी नेट के लिए पढ़ना है। तो क्योंकि जो QTPG का एग्जाम है वो एंट्रेंस एग्जाम है ना, वो अभी आपका एमए के बाद नहीं है, वो एमए से पहले का एग्जाम है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज चाहिए। तो आप कैसे कंप्लीट करोगे प्लेटो और इन सबको। किसी भी थिंकर को कंप्लीट करने के लिए एक बेसिक स्ट्रैटेजी है। आपको सारे थिंकर्स का कुछ पॉइंट्स हैं वो कवर करने चाहिए। जैसे कि आपको हर एक थिंकर के टाइम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो किस टाइम पे रहते थे, ठीक है, वो किस टाइम से बिलोंग करते थे। दूसरा, आपको उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो पता होनी चाहिए। तो जितनी भी थिंकर्स हैं उनकी जो फेमस बुक्स हैं वो आपको आनी चाहिए। फिर हर एक थिंकर का एक बैकग्राउंड होता है, वो बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए। बैकग्राउंड की बात अगर मैं करूं तो जैसे कि प्लेटो है, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं। जैसे कि प्लेटो है, तो प्लेटो का क्या बैकग्राउंड है। प्लेटो का बैकग्राउंड ये है कि जो उनके गुरु थे सोक्रेट, उनको उस समय पे जिस सिटी स्टेट में वो रहते थे वहां पे डेमोक्रेसी थी, और इस डेमोक्रेसी की वजह से उनको सोक्रात को मृत्यु दंड दिया गया था। तो ये बात प्लेटो को नहीं अच्छी लगी थी। तो प्लेटो उस बात का आंसर ढूंढना चाहते थे कि सोक्रेट को मृत्युदंड क्यों दिया गया और एथेंस में ऐसी क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। तो वो इन्हीं सब आंसर्स को ढूंढने के लिए अपनी थ्योरीज देते हैं। तो थ्योरी ऑफ फिलॉसफर किंग है ना, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, वो जो आप डिटेल में पढ़ोगे वो सभी इनकी थ्योरीज है। तो ये इनका एक बैकग्राउंड है जो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, आपको एक डिटेल में आपको आना चाहिए। उसी तरह से अगर मैं बात करूं जैसे कार्ल मार्क्स का, है ना, तो इनका क्या बैकग्राउंड है कि आपको पता है कि जैसे कार्ल मार्क्स ने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दिया है, तो उसका बैकग्राउंड क्या है। उसका बैकग्राउंड ये है कि उस समय पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा था, उसकी वजह से वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो जब वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था और इंडस्ट्रीज तो बहुत ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो यहाँ पे बैकग्राउंड बनता है कार्ल मार्क्स का, तो वो अपनी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म देते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, लेकिन इस तरह का जो बैकग्राउंड है पूरा, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आया, क्या 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 कैसे कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना,
ये सब बातें आपको हर एक थिंकर की, जो भी उनका एक बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड में वो अपनी स्टोरी दे रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको थ्योरी बतानी चाहिए। थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी या कंसेप्ट। कोई भी थिंकर है उसने कोई एक थ्योरी दी होगी या कोई कंसेप्ट दिए होंगे, उन कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो फेमस फेमस कंसेप्ट हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे प्लेटो का फिलॉसफर थिंग है ना। एरिस्टोटल ने जो प्लेटो को जो क्रिटिसाइज किया है, क्या क्रिटिसाइज किया, उनकी जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। जैसे रूसो का है जनरल विल, है ना, कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म, जॉन रॉल्स का जस्टिस, ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये आपको आने चाहिए। फिर इसके बाद एक चीज और बच रही है, वो है कमेंट्स। जो दूसरे थिंकर्स हैं उन्होंने, या कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने हर एक किसी पे कोई एक कमेंट दिया होगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कमेंट है जो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, प्लेटो के लिए जो इमर्सन है, उन्होंने बोला है कि प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। कितना प्यारा स्टेटमेंट है ना। उसी तरह से कार्ल मार्क्स हॉब्स के लिए कहते हैं कि हॉब्स इज अ फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। जो हॉब्स है वो हम सभी के पिता हैं। तो ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स ने दिया है, किसके लिए दिया है, हॉब्स के लिए दिया है। तो जो कमेंटेटर है वो कमेंटेटर, और जिसके लिए दिया है वो, और उस जो कमेंट उन्होंने किया उसका बेसिक क्या मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर किसी भी थिंकर के बारे में आप इतनी चीजें कवर करते हो, तो आपका यूटीपीजी एग्जाम के लिए आप निश्चिंत रहिए कि आप उस थिंकर को जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेसिकली आप उसे कवर कर लोगे। आपको इन मुद्दों पे, इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। उनका टाइम, बुक्स, बैकग्राउंड, थ्योरी, कंसेप्ट एंड कमेंट्स। आपको अपने नोट्स बनाने हैं और एक दो पेज में एक थिंकर को ऐसे कंप्लीट करके, एक एक करके आपको कंप्लीट करना है। यही सेम स्ट्रेटेजी को आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए भी अपना सकते हो। तो उनका भी आपको टाइम पता होना चाहिए, थ्योरी, कंसेप्ट, है ना। हाँ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एक थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा जरूर पता होना चाहिए। वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट है और ये मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्टेड है। इसलिए आपको जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, है ना, वो पता होना चाहिए। कोई भी जो थिंकर है, जैसे अम्बेडकर है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, अम्बेडकर ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, तो पॉलिटिकल पार्टी आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में कह सकते हो। तो वो किस समय पे किस पार्टी से एसोसिएटेड थे, उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जो टाइमलाइन है ना, वो आपको थोड़ी ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो थिंकर्स हैं, उनकी जो बायोग्राफी, उनकी जो टाइमलाइन है, किस समय उन्होंने क्या किया, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मोटा मोटा पता होना चाहिए। लेकिन इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जो पूरी टाइमलाइन, उनकी जो पूरी जीवनी है, वो आपको थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए कि उन्होंने कब, किस समय पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, किस समय पे कौन सी बुक लिखी। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हमारे कई सारे कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेट। तो अगर हमें कंसेप्ट्स को कवर करना है, तो कंसेप्ट को कवर करने की हमारी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। सबसे पहले तो कोई भी कंसेप्ट है, जैसे कि लिबर्टी, तो उसका हमें जो कोर है, कोर मीनिंग है, वो पता होना चाहिए कि लिबर्टी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का एक्चुअल में मतलब क्या है, जस्टिस का एक्चुअल में मतलब क्या है। तो वो जो कोर मीनिंग है आपको वो पता होना चाहिए। इसके बाद हमें उस कंसेप्ट के जो टाइप हैं वो पता होने चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूँ तो लिबर्टी, निगेटिव लिबर्टी है ना, पॉजिटिव लिबर्टी है। तो ये आपको एक डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। उसी तरह से जैसे कि जस्टिस है, एक सोशल जस्टिस होता है, पॉलिटिकल जस्टिस होता है, इकोनॉमिक जस्टिस होता है ना। तो ये जो जस्टिस के बीच में जो डिफरेंसेस हैं अलग अलग,
वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि थिंकर्स, कौन से थिंकर उस कंसेप्ट से संबंधित हैं। तो वो बहुत ज्यादा नहीं, आपको 2 3 4 जो थिंकर्स के नाम है, हर एक कंसेप्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो थिंकर है ये पर्टिकुलर इस कंसेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है। तीसरा, जो अगर आप CUT/PG के लिए बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं पे भी आइडियोलॉजीज नहीं दी हुई हैं, है ना। जैसे अगर आप UGC नेट का सिलेबस देखोगे तो उसमें आइडियोलॉजीज एक अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, जिसके अंदर कई सारी आइडियोलॉजीज हैं, जैसे लिबरलिज्म, है ना, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, है ना, इकोलॉजिज्म, सोशलिज्म, इस तरह से आपको कई सारी आइडियोलॉजीज मिलेंगी। लेकिन CUT/PG के सिलेबस में आपको कहीं पे भी आइडियोलॉजीज नहीं दी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे आइडियोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, हाँ उतने डेप्थ में नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि जो पूरा सिलेबस है वो आपस में कनेक्टेड है ना। हम अपने पढ़ने के लिए चीजों को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन जो पूरा सिलेबस है वो आपस में कनेक्टेड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, लिबर्टी है, तो लिबर्टी को हम सेपरेट नहीं पढ़ सकते, लिबर्टी को वैक्यूम में नहीं पढ़ सकते, लिबर्टी कनेक्टेड है थिंकर से, है ना। जैसे कि हॉब्स वाज द फर्स्ट लिबरल, है ना। अब डिबेट है इसमें, कोई मिल को कहता है, कोई लॉक को कहता है ना, वो अलग चीज है, लेकिन जो कंसेप्ट का ओरिजिन हो रहा है वो थिंकर से ही हो रहा है ना। तो इस तरह से आपको जो पूरा सिलेबस है वो आपस में कनेक्टेड है। तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो और आपके सिलेबस में आइडियोलॉजीज वाला पार्ट मिसिंग है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसे पूरा छोड़ देना है। आपको ये जो थ्योरीज हैं, ये जो आइडियोलॉजीज हैं, इन आइडियोलॉजीज को थ्योरी से कनेक्ट करके पढ़ना है। जैसे आप लिबर्टी पढ़ रहे हो तो आपको इसे लिबरलिज्म से कनेक्ट करना है, ठीक है। और जब आप निगेटिव लिबर्टी पढ़ रहे हो और पॉजिटिव लिबर्टी पढ़ रहे हो, उसी तरह से जब आप लिबरलिज्म में अलग अलग तरह की टाइप्स होते हैं लिबरलिज्म में भी, तो आप जो निगेटिव लिबर्टी से क्लासिकल लिबरलिज्म से, जो पॉजिटिव लिबर्टी है इसे आप मॉडर्न लिबरलिज्म से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी सी डिटेल में हो जाएंगी आपके लिए, उतना आप घबराइए मत अगर आपको नहीं उतना पता है। लेकिन बेसिक जो आपको समझ में आ रहा है वो ये है कि आपको आइडियोलॉजीज वाला पार्ट जो आपके सिलेबस से मिसिंग है, इसे आपको थ्योरी से कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, तो आप जब लिबर्टी पढ़ोगे तो आप लिबरलिज्म से कनेक्ट कर लो, है ना। इसी तरह से जब आप इक्वालिटी पढ़ो तो आप सोशलिज्म से कनेक्ट कर लो, क्योंकि जो सोशलिज्म है उसका जो बेसिक कोर है वो इक्वालिटी ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी थ्योरीज वाला जो पार्ट है उसे कवर करोगे। थ्योरीज वाले में ही पार्ट में आपके 2 टॉपिक्स और दिए हैं, जैसे कि कंटेम्परेरी इश्यूज एंड फेमिनिज्म आइडियोलॉजी। देखो आपके में आइडियोलॉजी वाले पार्ट में सिर्फ फेमिनिज्म दिया हुआ है, लेकिन आइडियोलॉजी बहुत सारी होती है, तो आपका जो सिर्फ मेंशन है वो सिर्फ फेमिनिज्म है। नाउ नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो बहुत बड़ी यूनिट है अपने में, लेकिन आपके में बहुत ही शॉर्ट में टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन में कई सारी थ्योरीज होती हैं, लेकिन आपके में सिर्फ 2 थ्योरीज दी हुई है, रियलिज्म एंड लिबरलिज्म। तो आपको सिर्फ इन 2 थ्योरीज पे ही फोकस करना है, और इस थ्योरीज में बेसिकली आपको इन दोनों थ्योरीज के बीच में जो डिफरेंस है वो जानना है। ठीक है, रियलिज्म और लिबरलिज्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इनके बेसिकली कुछ विशेषताएं हैं रियलिज्म की, है ना, जैसे कि स्टेट सेंट्रिक है ना, जो लिबरलिज्म है वो नॉन स्टेट सेंट्रिक है। तो इस तरह की कुछ जो इनकी मान्यताएं हैं, एजम्पशंस हैं, वो आपको 5-10 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि रियलिज्म और लिबरलिज्म में क्या अंतर है। ठीक है, इनके जो थिंकर्स या जो आप कह सकते हो स्कॉलर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कि जैसे रियलिज्म में मॉर्गन राउ बहुत फेमस है ना। तो इस तरह से आपको जो थिंकर्स हैं 5-6 जो थिंकर्स है स्कॉलर्स हैं वो रियलिज्म के, और 5-6 लिबरलिज्म के, ये आपको पता होना चाहिए। फिर रियलिज्म लिबरलिज्म का टाइमलाइन, बेसिकली कब रियलिज्म डोमिनेट रहा, कब लिबरलिज्म डोमिनेट रहा, और वो क्यों आए, क्यों चेंज हुआ, है ना, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अगर आप इतना कवर कर लोगे तो आपका ये रियलिज्म और लिबरलिज्म जो थ्योरी वाला पार्ट है
वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है, इसमें कोल्ड वॉर अपने में आपस में अगर आप देखोगे कि वो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको जो मेजर इवेंट्स हैं वो कवर करने हैं। ठीक है, मेजर इवेंट्स हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोल्ड वॉर है क्या, तो वो बेसिकली आपको सभी को पता होगा। जो मेजर इवेंट्स हैं, है ना, जैसे कि कोरियन वॉर, है ना, वियतनाम वॉर, है ना, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, है ना, और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, इन जो ये मेजर मेजर जो इवेंट्स हैं ये आपको थोड़े से पता होने चाहिए कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में। तो आप ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नैम, सार्क, यूएनओ, है ना, आसियान, ईयू, इनके बारे में बेसिकली इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो इनका फुल फॉर्म, है ना, वो पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इनका जो ओरिजिन, है ना, कब फाउंड किए गए, है ना, कब वो बनाए गए, वो, प्लस जो इम्पोर्टेंट समिट्स हैं, है ना, कोई फेमस समिट है और बेसिकली अगर वो इंडिया में हुआ है वो समिट, वो पता होना चाहिए, है ना, और जो रिसेंट समिट है जो इस साल या अगले साल होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। तो इतनी चीजें अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक तो फुल फॉर्म, है ना, वो तो कोई ज्यादा है नहीं, है ना, फिर उसका ओरिजिन, कब वो फाउंड है, कौन से ईयर में वो फाउंड हुए, है ना, तो उससे क्रोनोलॉजी आ सकती है ना, कि पहले नैम हुआ कि सार्क हुआ, कि इस तरह से क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर हाँ, एक चीज और, इनके जो मेंबर्स हैं, है ना, वो भी पता होना चाहिए मेंबर्स के बारे में। तो और बेसिकली ये जरूर पता होना चाहिए कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है। जैसे ईयू का जो मेंबर है वो इंडिया नहीं है ना, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और रिसेंट सबमिट तो आपको आने ही चाहिए। तो इतना अगर आप कवर कर लोगे तो आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है वो आप कर लोगे। नाउ नेक्स्ट जो है वो है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, पर्टिकुलरली विद द चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए। नाउ फॉरेन पॉलिसी भी अपने बहुत बड़ा है, लेकिन वो आपके में सिर्फ आपको चाइना का पढ़ना है, पाकिस्तान, यूएसए। अब इसमें भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो मेजर मेजर इवेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, है ना। जैसे इंडिया चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट है ना, इन दोनों के बीच में जो वॉर हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं वो पता होने चाहिए। ऐसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर्स हुए हैं, है ना, इम्पोर्टेंट सबमिट्स हुए हैं, इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे कि शिमला वाला, है ना, ताशकंद वाला, है ना, जो हर एक 1965 के बाद जो ताशकंद का एग्रीमेंट हुआ और फिर 71 के बाद शिमला का एग्रीमेंट हुआ, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर यूएसए, इसी तरह से यूएसए के बीच इंडिया यूएस जो न्यूक्लियर डील हुई है वो, है ना, और जो एक पूरी जो क्रोनोलॉजी है कि कब इंडिया यूएस के रिलेशन अच्छे रहे और कब इन दोनों के जो रिलेशन है वो आपस में थोड़े से खराब हुए, तो वो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेजर क्वेश्चन आएंगे वो फैक्चुअल आएंगे, उतना ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड और वैसे नहीं आते हैं। तो आपको उतना भी बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा बिल्कुल रिव्यू करने लगे कि इंडिया यूएस के रिलेशन कैसे हैं। नहीं, मेजर इवेंट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो मेजर इवेंट्स ही आएंगे, या तो क्रोनोलॉजी आएगी, या तो मैचिंग आ जाएगी, या थोड़ा वन लाइनर फैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके सिलेबस की यूनिट है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। बेसिकली ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है ना। जो ये यूनिट है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप देखोगे कि सबसे ज्यादा टॉपिक्स जो हैं वो इसी ही यूनिट में है ना। कितने सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आपको इसमें घबराना नहीं है कि आप इतने सारे टॉपिक्स देख के डर जाओ, नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। इसमें बेसिकली जो आपको कैसे कवर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट पहले जो इसमें टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ। प्रीएम्बल, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, है ना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस तो है ही, फिर वो पार्लियामेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको बिल्कुल जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं वो कौन से हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, है ना, डीपीएसपी, अमेंडमेंट्स,
एंड फेडरलिज्म। जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, ये टॉपिक्स तो बिल्कुल आपको मतलब बिल्कुल आने ही चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक पहले आप कवर करो, फिर इसके बाद जो आपको बेसिक बेसिक है, जैसे पार्लियामेंट क्या होती है ना, प्रेसिडेंट की क्या पावर है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में क्या डिफरेंस है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। देखो, इसको तो आपको सबसे डिटेल में पढ़ना है ना। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उससे पूरा कवर करो, उसे पूरा अगर आप वो पूरा पढ़ लोगे फिर तो आपको ये यूनिट सबसे इजी लगेगी और इसके सारे टॉपिक वहाँ से कवर हो जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो जो मैंने बताया, जो मैंने टॉपिक बताया वो कवर करो। और कैसे पढ़ना है, सबसे पहले अगर आपने कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, उससे तो आपने पढ़ा ही होगा अपने ग्रेजुएशन में, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जिसका पॉलिटिकल साइंस एज अ बैकग्राउंड नहीं रहा है और वो पहली बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो प्रियम्बल पूरी पता होनी चाहिए है ना, प्रियम्बल में क्या क्या लिखा है ना, कौन कौन से वर्ड्स को यूज किया गया है प्रियम्बल में, है ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। उनके मतलब तो ऑब्वियसली आपको आने चाहिए। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थोड़ी सी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, है ना, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के जो थोड़ा सा आप 1947 तक जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना वहां तक के जितने भी एक्ट उनमें बेसिक क्या क्या प्रोविजन थे वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपके इसके बाद आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इस फंडामेंटल राइट्स जो कौन से पार्ट में है ना, जो पूरे आर्टिकल्स हैं ना 12 से लेके 35 तक, है ना, ये पूरे एक एक आर्टिकल क्या कहता है ना, ऐसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है, जो उसके आर्टिकल्स हैं वो डीपीएस की अमेंडमेंट्स जो बहुत देखो 106 से अमेंडमेंट हो गए हैं ना, वो आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो मेजर है, जैसे कि फर्स्ट जो है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, 7th है ना, 24, 42, 44, 86, 51, है ना, 52। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट और 100 के 99 से लेकर के जो अभी तक 106 तक अमेंडमेंट हुए वो सारे इतने जो अमेंडमेंट हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी जो है जैसे कि गवर्नर है ना, जो गवर्नर है, प्रेसिडेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर है, तो ये बेसिकली इंडिया में प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या पावर है प्रेसिडेंट की, है ना, गवर्नर की क्या पावर है, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, फेडरलिज्म क्या होता है ना, टाइप ऑफ फेडरलिज्म कैसे होते हैं, तो वो। और जो नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसमें जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो और उनके सिंबल और वो कब बने और उनके जो एसोसिएटेड लीडर्स हैं जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, है ना, इनके क्या सिंबल्स हैं, है ना, और भी पार्टियां जो है ना, समाजवादी पार्टी हो गई ना, बीएसपी हो गई, है ना, कई सारी पार्टी, 10-15 पार्टी में से जो इम्पोर्टेंट है वो उनके क्या जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं वो और उनका सिंबल क्या है वो, ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। जुडिशरी में आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में इम्पोर्टेंट जो उनकी पावर्स हैं, जो उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, उनके आर्टिकल्स, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं इम्पोर्टेंट वो। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लोगे तो आपका ये वाली यूनिट कवर हो जाएगी। अगली जो यूनिट है वो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अगर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का सिलेबस आप यूजीसी नेट में देखोगे तो इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है और इसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डाउट होते हैं, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है। आपको बेसिकली जो 5 टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, मेंशन है, बस आपको वही पढ़ना है। तो पॉलिटिकल कल्चर जो अप्रोच है ना, सिडनी वर्मा वाली वो, पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर भी दी हुई थी और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपको जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है ना, वो पढ़ना है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप यूएस की भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो वो सब जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर इलेक्टोरल सिस्टम है ना, जैसे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, तो जो इम्पोर्टेंट इलेक्टोरल सिस्टम होते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। अप्रोचेस में देखो, अप्रोचेस में पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बहुत सारी अप्रोचेस हैं,
लेकिन जो इसका क्लासिफिकेशन है आपको उतना डिटेल में जाना है, क्योंकि जो अगर आप कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेस देखोगे तो इसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक है ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न, है ना। तो अगर आप ट्रेडिशनल के अंदर जाओगे तो बहुत सारी अप्रोचेस हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, लीगल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोचेस, है ना। मॉडर्न में जाओगे तो आपको सिस्टम अप्रोच मिल जाएगी, है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच मिल जाएगी, पॉलिटिकल कल्चर, है ना। इस तरह से कई सारी अप्रोचेस मिलेंगी। तो आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस और थोड़े से इसके एग्जांपल कि जो सिस्टम अप्रोच है वो कौन सी है, वो कंपैरेटिव, वो ट्रेडिशनल है कि मॉडर्न है ना। पॉलिटिकल कल्चर जो अप्रोच है वो कौन सी है ना। तो आपको बस थोड़ा थोड़ा इतना जानना है। फिर जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ रिजीम। टाइप ऑफ रिजीम में बेसिकली जो डेमोक्रेटिक रिजीम है, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है, उनके एग्जांपल्स क्या है, तो वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। हर एक पॉलिटिकल रिजीम के अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी किस तरह से रेगुलेट होती है, वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। और कौन सा रिजीम कौन सी कंट्री में है, मतलब बेसिकली जो इम्पोर्टेंट मेजर कंट्रीज हैं वो थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, है ना। तो इतना अगर आप करोगे तो आपकी ये वाली यूनिट कवर हो जाएगी। अगली जो यूनिट है, अगली जो दो यूनिट्स हैं, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया एंड जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्परेरी रेलिवेंस, ये उतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीजें वो आप पढ़ लेना। जैसे कि मॉडल्स में रैशनल मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल होते हैं, वो इजी होते हैं, वो आप पढ़ सकते हो, है ना। और पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, है ना, वो उसकी स्टेजेस के बारे में और थोड़ा उसके क्या फीचर्स हैं, थोड़ा ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे मॉडल्स और थोड़ा सा स्कीम्स के बारे में, और तो आप जनरली इस यूनिट को कवर कर लोगे। नेक्स्ट है जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्परेरी रेलिवेंस। इसमें जो ग्लोबल जस्टिस, है ना, नेशनलिज्म, एक अगर आप देखोगे एक अपने में एक आइडियोलॉजी है, इसके कई सारे थिंकर्स हैं, सबने अपने अपने साइड से नेशनलिज्म को डिफाइन किया है, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली आपको थोड़ा बहुत जो नेशनलिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और तो थोड़े से थिंकर्स एसोसिएटेड है वो पता होना चाहिए। और नेशनलिज्म के जो टाइप्स भी होते हैं बहुत सारे, है ना, वो लिबरल नेशनलिज्म होता है ना, तो वो टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो आप वो भी आपके लिए सही रहेगा। और नेक्स्ट जो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट समिट्स हैं यूएनएफसीसीसी की, और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसके लिए कार्य कर रहे हैं, अगर आप वो भी कर लोगे, थोड़ा बहुत आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा। तो ये दो यूनिट्स उतना आप इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं, ठीक है। 1-2 दिन 3 दिन अगर आप दे दोगे इसमें बहुत है, ठीक है। थोड़ा सा बस आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, और जितना है इसमें आप बहुत डेप्थ में मत जाइएगा, है ना। तो ये मैंने आपको जो पूरा सिलेबस था आपसे डिस्कस किया। इसमें अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे एक एक, क्योंकि मेरी भी काफ़ी व्यस्तता रहती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे एक एक करके मैं कुछ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, और जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो आप ज़रूर बताओ। थैंक यू।